ओके, तो अब कुछ प्रॉब्लम्स अपन डिस्कस करते हैं, हाँ? तो ये वाला प्रॉब्लम ट्राई करो, सबके सब पढ़ो यार। ये प्रॉब्लम सब पढ़ लो एक बार, ठीक है। कंसिडर ए रिग्रेशन लाइन y equal to ax plus b fitted from a set of numbers where a is the slope and b is the intercept, ठीक है। If you know the value of the slope a, then by using which option can we always find the value of the intercept b? चलो बताओ। कंसिडर रिग्रेशन लाइन y इक्वल टू x प्लस बी फिटेड फ्रॉम ए सेट, ठीक है। तो y इक्वल टू ax प्लस बी है यार, और यहाँ से अपने को क्या करना है, स्लोप a की वैल्यू अपने को पता है, तो अपने को पता है दो इक्वेशन है अपने पास, y बार इज इक्वल टू ए एक्स बार, है ना बस। अच्छा तुम ये कंफ्यूज हो सकते हो, पहले अपन ने a प्लस बी एक्स लिया था, वो कुछ नहीं यार, a और b को रिप्लेस कर दो आपस में, तो एक ही बात है वो। तो देखो अपने को दूसरी इक्वेशन की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि अपन को ये पता है, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ स्लोप है, ये पता है, तो एक इक्वेशन से अपना काम चल जाएगा। पुट द वैल्यू 0,0 इन द रिग्रेशन लाइन, तो बी नहीं आएगा। पुट एनी वैल्यू, गलत बात है। पुट द मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, है ना, मीन वैल्यू एक्स की रख दो, मीन वैल्यू वाई की रख दो इन लाइन, एंड कंप्यूट इस लाइन के अंदर, यहाँ पे रख दो, तो वाई बार रख दो, एक्स बार रख दो, तो ए अपने को पता है, तो अपन बी निकाल लेंगे, है ना। पुट द मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द इक्वेशन अलोंग विद द वैल्यू ए टू गेट बी, ठीक है। क्लियर है बात, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, है ना। ये तो गलत है ही, पुट एनी वैल्यू नहीं होगा। पुट द मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द इक्वेशन अलोंग विद वैल्यू ए, ठीक है, तो यहाँ मीन वैल्यू रख दी, यहाँ पे मीन वैल्यू रख दी, और ए की वैल्यू रख दी, तो बी आ गया, ये ऑप्शन करेक्ट। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। इन रिग्रेशन एनालिसिस व्हाट इज द नेचर ऑफ द आउटपुट वेरिएबल? कंटिन्यूअस, है ना, है कि नहीं बताओ। ना कंटिन्यूअस एंड कन्फाइंड विद कोई रेंज वेंज की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कंटिन्यूअस होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखो। कंसिडर द लीनियर रिग्रेशन मॉडल y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है, where the mean value of the independent variable x is 3 and the mean value of the dependent variable y is 4 with a equal to 2.00, given these values what is the correct value for the slope parameter b of the model? बताओ। सो बताओ, a की वैल्यू गिवन है अपने को, जब a की वैल्यू गिवन हो तो अपना काम एक इक्वेशन हो जाएगा, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स में, तो यहाँ भी बार लगा दो और यहाँ पे बार लगा दो, और y बार कुछ दे रखा क्या, मीन वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y इज, ये 4 दे रखी है, 4 इक्वल टू a दे रखा है अपने को, a 2 दे रखा है, प्लस b एक्स बार, एक्स की कितनी है 3 है, इंटू 3, तो 2/3, बी इज इक्वल टू 2/3 आंसर। सिंपल सिंपल आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन देखो यार, आसान आसान क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो। Consider a data set with values x equal to 1, 2, 3, 4 and y is equal to 3, 4, 8, 11. The prediction model is defined as y hat equal to 2x plus 1. Calculate the mean square error for this model and choose the correct answer from the option. तो mean square error का मतलब क्या है, पहले तो समझो। स्क्वायर एरर जानते हैं क्या अपन, स्क्वायर एरर क्या होता है, ei स्क्वायर। अब इसका मीन लेना है, मीन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, समेशन करना पड़ेगा एन पॉइंट तक, और उसको उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसी को बोलते हैं मीन स्क्वायर एरर, इसी को बोलते हैं अपन मीन स्क्वायर। तो ये निकालनी है अपने को, तो क्या होगा बताओ, कितने डेटा पॉइंट है, 4, तो 1/4 E1 स्क्वायर फर्स्ट डेटा पॉइंट के लिए, सेकंड के लिए E2 स्क्वायर, थर्ड के लिए E3 स्क्वायर, और फोर्थ के लिए E4 स्क्वायर। एरर कैसे निकलेगी, फर्स्ट पहले एरर निकाल दो, है ना। 2x+1 है अपना प्रेडिक्शन, तो यहाँ पे मैं एरर लिख रहा हूँ सीधा, ई 2x+1 है तो x की वैल्यू रखो, तो 2+1 यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 5, और यहाँ पे हो गया 7, और यहाँ पे हो गया 9, ठीक है, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो इनकी एरर क्या, वो क्या होगी भाई, ओ सॉरी ये एरर नहीं है यार, ये तो प्रेडिक्शन है अपना, वाई हेड प्रेडिक्शन। 2x+1 किया, तो यहाँ पे मैंने प्रेडिक्शन, एरर क्या होगी, एरर ई 3 - 3 कितना हो जाएगा 0, 5 - 4 कितना हो जाएगा 1, मतलब 4 - 5 -1, 8 - 7 कितना हो जाएगा 1, 11 - 9 कितना हो जाएगा। अब इवन स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। 4, 5, 6, 6/4 कितना हो जाएगा 1.5, ठीक है। आसान आसान कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाएगा, बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो।
ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो भाई। Consider the following data set where the mass y of a chemical is related to the time seconds for which the chemical reaction has been taking place according to the table. ठीक है? What is the mass of chemical after 10 seconds has passed? What is the mass of the chemical after 10 seconds has passed? ठीक है, तो मास y है ये रहा x में, और अपने को हाँ अच्छा इसमें मेंशन नहीं है, इसमें लीनियर रिग्रेशन लगाना है, अपने को लाइन फिट करना है भाई, अपने को लाइन फिट करना है, ये मेंशन मैं कर देता हूँ क्वेश्चन। For which of the chemical has been taking place? These okay, taking place according to the table. ठीक। What is the mass of chemical after 10 सेकंड? ठीक है ना? तो अपन अगर लाइन फिट करेंगे तो a प्लस बी एक्स, ठीक है, x जो है यहाँ पे क्या है, टाइम है, x क्या है अपने पास, टाइम है, तो अपने को ऑप्टिमल a और ऑप्टिमल b निकालने इस डेटा से। क्या इस डेटा से ऑप्टिमल a और ऑप्टिमल b निकाल सकते हो क्या? कैसे निकालोगे? 5 7 12 16 20, x जो है 5 7 12 16 और 20 है, y क्या है अपने पास, लेट्स सी, 40 120 180 210 और 240, 40 120 180 210 और 240। ठीक है, चलो दो इक्वेशन है अपने पास, y बार इज इक्वल टू a प्लस पी एक्स बार। दूसरी इक्वेशन क्या है, चल कर दूसरी इक्वेशन क्या है, x के x घुसाएंगे, एक्स वाई बार इक्वल टू a एक्स बार प्लस b, फिर x घुसा देंगे तो एक्स स्क्वायर का बार। उसके क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे एक बार एक्स वाई करना है और x करना है। एक्स वाई कितना हो जाएगा, 200 और 840, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, क्या आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे करना है, एक्स स्क्वायर 25 49 144 256 और 400, ये निकाल लोगे सबके सब। अच्छा इसको थोड़ा सा एक आसान और बता दो, तुम्हें अगर एवरेज नहीं निकालना ना, तो इसको समेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे समेशन ऑफ वाई लिखूंगा, समेशन ऑफ वाई, तो देखो समेशन ऑफ वाई बाई एन होगा, एन इधर जाएगा, एन ए प्लस बी समेशन ऑफ एक्स हो जाएगा। इसको अगर समेशन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो समेशन बार को हमेशा समेशन बाई एन कर दो, तो सब जगह नीचे नीचे से एन कट जाएगा, तो समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, तो इस समेशन वाली चीज भी तुम ध्यान रख सकते हो, बस ये ध्यान यही रखो, इससे ये निकाल लेना, प्लस बी समेशन ऑफ। डन। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सोल्व कर लोगे? अरे बताओ यार, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सोल्व कर लोगे क्या? दो इक्वेशन दो वेरिएबल सोल्व कर लोगे क्या? मैं बता देता हूँ तुम्हें ना, एक बार तुम इसको वेरीफाई करके देख लेना। 1 सेकेंड, था मेरे पास लिखा हुआ इसका आंसर, लेट मी चेक। ए की वैल्यू आएगी 11.48 और बी की वैल्यू आएगी 12.20 ए की वैल्यू आएगी 11.48, बी की वैल्यू आएगी 12.20। ठीक है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हो गया, तो यहाँ से ए आ गया, ए स्टार मतलब 11 पॉइंट जो भी है, और ये 12.20। हाँ, भाई हाउ मच डज द केमिकल इंक्रीज इन वेट इन 5 सेकेंड? तो मान लो कि केमिकल इंक्रीज को मैं वाई हेड बोल देता हूँ, वाई हेड इज इक्वल टू ए प्लस पी एक्स। तो केमिकल इंक्रीज इन वेट इन 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड मतलब अगर मैं डेल्टा इसमें चेंज करता हूँ, डेल्टा वाई हेड, डेल्टा अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो डेल्टा ए चेंज इन ए क्या हो जाएगा, जीरो, बी कांस्टेंट है ना, स्लोप कांस्टेंट होगा, लाइन फिट कर रहे हैं अपन तो बी आ जाएगा, तो डेल्टा एक्स। ऐसे लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ। अब केमिकल इंक्रीज मतलब ये अपने को बताना है, बी अपने को पता है और डेल्टा एक्स अपने को 5 सेकेंड पता है, तो आंसर अपना आ जाएगा 12.20 इंटू 5। अरे है कि नहीं बताओ, समझ गए ना सबके सब, कर लोगे सोल्व, है कि नहीं यार? डेल्टा वाई इज इक्वल टू बी डेल्टा एक्स। ओके डन, आगे चलते हैं। सिमिलर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज क्लोजेस्ट टू द प्रेडिक्टेड स्कोर। तो इसमें कुछ नहीं करना भाई, ये तो
भाई विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज क्लोजेस्ट, तो इसमें क्या प्रेडिक्ट करना है अपने को? वो 20 हावर्स ऑफ ड्राइविंग, ठीक है। तो तुम्हें भाई ए स्टार मतलब लाइन ही फिट करनी है इसमें, बस लाइन फिट करनी है। कंसीडर द डेटा सेट फ्रॉम स्टडी इन्वेस्टिंग कोरिलेशन, ठीक है। तो फाइंड द बेस्ट फिट लाइन, ठीक है ना, फाइंड द बेस्ट फिट लाइन ए स्टार प्लस बी स्टार और एक्स, ठीक है। एक्स की जगह तुम्हें क्या रखना है? 20, एक्स की जगह तुम्हें 20 रखना है। ए स्टार और बी स्टार निकालना आता है क्या सबको? निकाल लोगे। तो इस डेटा से मुझे ये ए स्टार और बी स्टार निकाल के बताना है यार। इस डेटा से मुझे ए स्टार और बी स्टार निकाल के बताना भाई, क्या आते हैं देखे तुम्हारे, मतलब ए स्टार बी स्टार क्या, इसका आंसर निकाल लेना, है ना, इसका आंसर ही निकाल लेना, है ना। सिंपल कैलकुलेशन यार, कैलकुलेशन तो कर लोगे ना सबके सब। कैलकुलेशन है भाई और कुछ भी नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं, आंसर मैं तुम्हें दे दूंगा बाद में, ये चेक करके बताना मुझे क्या आ रहा है। चलो, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन, सोचने वाले क्वेश्चंस के ऊपर आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो आसान आसान क्वेश्चंस, कैलकुलेशन बेस्ड सब कुछ, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस अपन सोल्व करते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं कहानी। तो कंसिडर डेटा सेट D1 इज इक्वल टू x1 y1। पढ़ लो एक बार, सबके सब पढ़ो यार, फिर शुरू करते हैं। पढ़ लो, मैं पानी पी लेता हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ वैसे तो। अच्छा, अपन पहले से रिकॉल कर लेते हैं यार, क्या कर रहे थे अपन अपन क्या कर रहे थे जब अपन E इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर करते हैं ना, समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर करते हैं, तो दो चीजें करते हैं अपन, डेल ई बाई डेल ए भी जीरो करते हैं और डेल ई बाई डेल बी भी जीरो करते हैं। तो रिकॉल कर लेते हैं। डेल ई बाई डेल ए जीरो करते हैं, तो अपने पास क्या आता है? समेशन ऑफ, यहाँ क्या आता है बताओ? समेशन ऑफ, सिंपल। देखो, समेशन ऑफ ई आई इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि देखो ऑब्वियसली समेशन जीरो हो रहा है, कुछ एरर्स पॉजिटिव होती हैं, कुछ एरर्स नेगेटिव होती हैं, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। अरे है कि नहीं बताओ? कुछ एरर्स ऑब्वियसली पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं, तभी तो समेशन ऑफ ये जीरो हो रहा है। जब समेशन ऑफ ये जीरो हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव एरर्स, पॉजिटिव के अंदर जो उनका पॉजिटिव का समेशन आ रहा है, और जो नेगेटिव एरर्स इनका नेगेटिव का समेशन आ रहा है, वो दोनों सेम है, तभी पॉजिटिव नेगेटिव बराबर हो गए, जीरो हो रही है। पॉजिटिव एरर का मतलब क्या होता है? जैसे पॉजिटिव एरर का मतलब क्या होता है कि भाई एरर जो एक्चुअल पॉइंट है ऊपर है, तो ऊपर की मतलब लाइन, एरर्स अबव लाइन, एरर नहीं, सम ऑफ एरर्स अबव लाइन, ठीक है। नेगेटिव एरर का मतलब क्या होता है? पॉइंट्स नीचे होते हैं, मतलब सम ऑफ एरर्स, एरर्स बिलो द लाइन। क्योंकि समेशन ऑफ ए जीरो होता है, तो ये दोनों सेम होते हैं। नोट ले लेता हूँ, क्योंकि नेगेटिव एरर का तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा सम, ये दोनों इक्वल होता है। क्लियर है कहानी? ये कह सकता हूँ? अरे बताओ यार, ये कह सकता हूँ ना, समेशन ऑफ ए इक्वल टू जीरो कह सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर लेते हैं। करो देखिए। कंसिडर ए डेटा सेट D1 इक्वल टू x1 y1 xn yn विद लीनियर रिग्रेशन मॉडल y इक्वल टू w1 x प्लस b1, ठीक है। तो इस डेटा सेट के अंदर ये लाइन फिट करी गई है, इस डेटा सेट के अंदर x1 y1 से xn yn दैट मिनिमाइजेस द मीन स्क्वायर एरर, है ना, जो मिनिमाइज करते हैं अपन मीन स्क्वायर एरर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अगर अपन स्क्वायर एरर के समेशन को मिनिमाइज करें या मीन स्क्वायर एरर के जो मीन स्क्वायर एरर है उसको अगर मिनिमाइज करें, तो क्या दोनों में से जो रिजल्ट है क्या चेंज हो सकता है? क्या रिजल्ट चेंज हो सकता है? अपना जो फाइनल रिजल्ट है ऑप्टिमल ए और बी का, क्या वो चेंज हो सकता है क्या दोनों से? देखो, जब भी किसी फंक्शन को तुम ऑप्टिमाइज करो, है ना, और उसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऑप्टिमाइज करो, है ना, तो ऑप्टिमल पॉइंट चेंज नहीं होता भाई, ऑप्टिमल पॉइंट चेंज होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर को ऑप्टिमाइज करो और समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर बाई एन को ऑप्टिमाइज करो, ठीक है ना। तो तुम्हारे जो ऑप्टिमल ए और बी है वो चेंज नहीं होते, जब भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तुम इस फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, तो
तुम्हारे जो फाइनल वेरिएबल है वो चेंज नहीं होंगे। क्लियर है ना बात? ऑब्वियस सी बात है यार, चेंज थोड़ी होते हैं कांस्टेंट से। तो वही बात। चलो बताओ मुझे, D1 डेटा सेट है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, x1 y1 x2 y2 और xn yn। ठीक है, ये डेटा सेट है D1। और इस डेटा सेट D1 के ऊपर जब अपन ने लाइन फिट करी, तो ये जो लाइन फिट करी अपन ने वो आई W1 x + B1। अब अपन ने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, सेकंड डेटा सेट D2 इज क्रिएटेड बाय ट्रांसफॉर्मिंग D1 एज वेल। तो x1 + अल्फा y1 + बीटा। तो इसमें क्या कर रहे हैं अपन, x1 + अल्फा हो गया अपन, सारा डेटा सेट सेम है, बस इसको अल्फा से और इसको बीटा से चेंज कर। ऐसे ही xn + अल्फा और yn, अल्फा और बीटा ग्रेटर देन 0 है, और एक अपने को कंडीशन दे रखी है W1 अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। और यहाँ पे एक न्यू मॉडल फिट किया गया, उसका नाम है W2, मतलब बीटा D2, W2 x + बीटा। ठीक, ओके। Which of the following statements correctly describe the relation between the parameter of the model trained on given and बताओ यार, कैसे करेंगे? मुझे एक बात बताओ, मान लो मेरे पास दो डेटा पॉइंट है, मान लेते हैं अभी के लिए मैं दो डेटा पॉइंट की बात करता हूँ, ये दो डेटा पॉइंट है, एक ये रहा और एक ये रहा। इसमें मैं लाइन फिट कर देता हूँ। ठीक है, चलो, है ना? अरे यार फिर से हटाएगा। दो डेटा पॉइंट थे, ये रहा और ये रहा। और इसमें अगर अपन ने लाइन फिट करेंगे, ये कर देते हैं, ये लाइन फिट कर। ठीक है, दो डेटा पॉइंट है तो लाइन फिट करेंगे तो ऑब्वियसली उन लाइन को पास करते हुए लाइन जाएगी, है ना? तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं अपन, देखो एक्स और वाई, मतलब ये दो डेटा पॉइंट है अपने पास। अब इस डेटा पॉइंट की मैं एक्स की वैल्यू को भी चेंज कर रहा हूँ। अरे समझ रहे हो बात? इस डेटा पॉइंट की मैं एक्स की वैल्यू को भी चेंज कर रहा हूँ। देखो एक्स और वाई डेटा पॉइंट है ना, एक्स और वाई वैल्यू थी ना, x1 y1। इसकी मैं एक्स की वैल्यू को अल्फा से चेंज किया, वाई की वैल्यू को बीटा से चेंज। दोनों डेटा पॉइंट के ऊपर मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट डेटा पॉइंट और सेकंड डेटा पॉइंट। इसकी एक्स को कुछ चेंज किया और वाई को कुछ चेंज किया। ठीक है, सेम कहानी, सेम सेम चेंज है ना, सेम इसके एक्स को कुछ चेंज किया, इतना ज्यादा कर दिया, और इसके वाई को चेंज किया। समझ रहे हो बात? अरे समझ रहे हो क्या? इसके वाई को चेंज किया, सेम चेंज करना है दोनों का, दोनों का सेम चेंज करना है। ठीक है, अरे सेम चेंज कर दिया। ठीक है, ओके चलेगा, थोड़ा सा तिरछा होगा। हम्म, ठीक है, दोनों का सेम एक्स अपन ने चेंज कर दिया और सेम वाई चेंज कर दिया। तो दोनों का अगर सेम एक्स और सेम वाई अगर तुम चेंज करोगे, दोनों का सेम एक्स और सेम वाई चेंज करोगे, तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल भी सेम रहेगा। ये जो एंगल है वो दोनों एंगल सेम रहेंगे। अरे एक्स और वाई चेंज होते हैं, टेन थीटा एंगल सेम रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर तुम अब ये जो दो पॉइंट यहाँ पे आ गए, इनको अगर तुम ज्वाइन करो, समझ रहे हो बात? इन दो पॉइंट को अगर तुम ज्वाइन करो, अरे इस बोर्ड पे साइड में से अच्छे से दिखता नहीं। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी जिसमें अपन डेटा को फिट कर रहे थे? क्या ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, क्या मैं कह सकता हूँ? क्या मैं कह सकता हूँ क्या? एक इंट्यूशन लगाओ। अरे दो पॉइंट यहाँ पे रखे हुए थे यार, यहाँ पे दो पॉइंट रखे हुए थे, इस पॉइंट को भी तुमने किसी एंगल से शिफ्ट किया, उतना सेम, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, क्योंकि अगर तुम एक्स और वाई की डिस्टेंस सेम रखोगे तो ये डिस्टेंस भी सेम रहेगी। ये डिस्टेंस सेम मतलब एक्स और वाई की ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस सेम रहेगी। इसको भी सेम एंगल से उतना का उतना ही।
ठीक है, तो जो लाइन से तुम इनको जोड़ रहे हो ना, सेम लाइन यहाँ पे बनेगी पैरेलल, ये दोनों पैरेलल लाइन होंगे। ये इंट्यूशन आ रहा है क्या तुम्हें यार? देखो, दो की जगह अपन 3 पॉइंट करके देख लेते हैं। 3 पॉइंट देखो यहाँ पे, ये देखो ये पॉइंट थे, इन पॉइंट को अपन ने ना एक्स को कुछ शिफ्ट किया और वाई को कुछ शिफ्ट किया, और ये पॉइंट यहाँ पे चले गए। तो इनका जो रिलेटिव ओरिएंटेशन है ना, रिलेटिव ओरिएंटेशन वो सेम रहा। तीन दोस्त जो कुछ ओरिएंटेशन के साथ यहाँ बैठे थे, उन दोस्त को तुम यहाँ बैठा दो बस। या मैं कह रहा हूं कि एक देखने का नजरिया चेंज कर दो। मान लो तुम उनको यहाँ देख रहे थे ना, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो उनको यहाँ से देख लो, तो वही कहानी चल रही है। जब एक्स को और वाई को सेम सेम वैल्यू से तुम ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, मतलब एक्स की किसी वैल्यू से, वाई की किसी वैल्यू से, हर डेटा पॉइंट को उसी से ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो उनका जब वो नए एक्सिस में जाएंगे जहां पे तुम ट्रांसफॉर्म किया है, उसमें उनका रिलेटिव ओरिएंटेशन सेम रहेगा। रिलेटिव ओरिएंटेशन अगर सेम रहा, तो इसके बीच में अगर मैं जो लाइन फिट करूंगा ना, तो वो भी लाइन जो यहाँ पे फिट करूंगा, वो लाइन दोनों पैरेलल होंगी। एक बात का तो इंट्यूशन तुम्हें आ रहा होगा कि दोनों डेटा सेट के अंदर जब अपन लाइन फिट करेंगे, तो दोनों में स्लोप सेम रहेंगे, मतलब W1 इक्वल टू W2, क्योंकि बस डेटा पॉइंट वो के वही हैं, बस उनको अपन ने यहां से उठा के यहां रख दिया है। तो लाइन भी उसी तरीके से फिट होगी ना, समेशन ऑफ ए इक्वल टू 0, ऊपर का सम और नीचे का सम क्या होगा, 0 होगा। ऊपर का सम मान लो जैसे ये क्या है, ये कुछ 1.5 है, तो ये 0.5 हो गया और ये 1 हो गया, नीचे का टोटल कितना हो गया, 1.5 इक्वल टू 1। सेम कहानी वहां पे रहेगी। समझ रहे हो बात? तो अगर अपन ये कहानी कर रहे हैं, तो स्लोप सेम रहेगा, क्योंकि उनका रिलेटिव ओरिएंटेशन सेम है। सेम एंगल से हर पॉइंट को सेम एंगल से सेम डिस्टेंस पे अपन भेज रहे हैं, है ना। जब तुम सबका ये अल्फा है, सबके लिए सब ये बीटा है, तो ये एंगल सेम हो गया, और एंगल सेम हो गया, और ये डिस्टेंस भी सेम हो गया। तो सेम एंगल से सेम डिस्टेंस अपन भेज रहे हैं। समझ रहे हो बात? सेम एंगल से अपन सेम डिस्टेंस भेज रहे हैं, तो इसका मतलब स्लोप सेम रहेगा भाई। ये तो क्लियर हो गया सबको? स्लोप अगर सेम रहेगा, तो अब अपन इंटरसेप्ट की बात कर लेते हैं, हम B1 और B2 में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो पहला जो डेटा सेट है, उसके लिए समेशन ऑफ ई आई अगर अपन 0 करें, मान लो, क्योंकि अपने को एक इक्वेशन चाहिए ये रिलेशन लाने के लिए, समेशन ऑफ ये हो जाएगा वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई इक्वल टू 0। ठीक है, और क्या हो जाएगा बताओ, समेशन ऑफ दूसरे डेटा सेट के लिए क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ए इक्वल टू 0 करूंगा तो यहाँ पे का समेशन ऑफ वाई आई प्लस बीटा माइनस ए माइनस बी एक्स आई और एक्स आई प्लस अल्फा, तो माइनस बी अल्फा इक्वल टू माइनस बी एक्स आई, सॉरी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे B1 था और A1 था, यहाँ पे A2 है और B2 है। ठीक है ना, तो वाई आई प्लस बीटा माइनस A2 माइनस B2 एक्स आई प्लस अल्फा था, है ना। एक्स आई प्लस अल्फा होगा तो माइनस का B2 अल्फा होगा इक्वल टू 0। क्योंकि ये दोनों 0 के इक्वल है, तो दोनों को बराबर रख सकते हैं अपन। जब तुम बराबर रखोगे, तो समेशन ऑफ वाई आई कट जाएगा तुम्हारा, है ना। और W1 और W2 सेम है ना। अच्छा ओके सॉरी, A1 B1 नहीं था वहां पे, W1 प्लस, एक सेकंड, इक्वेशन क्या दे रखी थी अपने क्वेश्चन में, W1 x प्लस B1, W2 x प्लस B2। ओके, माइनस W1 x प्लस B1, और यहाँ पे होगा W2 x प्लस B2। ठीक है, W2 x, तो x की जगह हो जाएगा एक्स आई, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स आई प्लस अल्फा, है ना। W2 x i माइनस W2 अल्फा और माइनस बी। क्लियर है क्या? अब सही है? अरे बताओ यार, W1 x प्लस B1 वहां पे फिट किया अपन, अरे समेशन ऑफ वाई आई W1 x प्लस B1 ही है भाई, W1 x प्लस B1 माइनस है तो माइनस चला गया, वाई आई प्लस बीटा माइनस W2 x i माइनस एक्स आई को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एक्स आई प्लस अल्फा लिखूंगा, कल प्लस अल्फा लिखूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस अल्फा लिखूंगा तो W2 x i और W2 अल्फा दोनों चले जाएंगे माइनस। ठीक है, दोनों अगर 0 के बराबर हैं, दोनों इक्वल होंगे, तो समेशन ऑफ वाई आई हट जाएगा, बराबर अगर मैं रखूंगा इनको तो W2 और W1 दोनों बराबर हैं, तो W2 किसके इक्वल है, ये W1 के इक्वल है W2, है ना। W1 के इक्वल है, तो ये दोनों भी कट जाएंगे, ये दोनों भी कट जाएंगे, है ना। किसके इक्वल क्या आएगा वो बताओ, माइनस B1, मैं लिख देता हूँ बीटा माइनस, दोनों को इक्वल रखोगे तो बीटा माइनस W2 अल्फा माइनस B2 इक्वल टू माइनस B1। ठीक है, इसको अगर मैं
साइन चेंज करूँ तो B1 इक्वल टू B2 प्लस W2 अल्फा माइनस बीटा। देख लो एक बार, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने? समेशन ऑफ EI को जीरो रखने के चक्कर में, वो देखो। समेशन ऑफ EI इक्वल टू जीरो फर्स्ट डेटा सेट के लिए किया, फर्स्ट डेटा सेट D1 के लिए किया है अपन ने, है ना, क्योंकि लाइन फिट कर रहे हैं तो ये तो होगा ही। और फिर ये सेकंड डेटा सेट D2 के लिए किया है। ठीक है, YI प्लस बीटा माइनस W1 XI और अल्फा। ठीक है, W2 और W1 तो क्या है, सेम ही है, तो इनको चाहे तुम W1 लिखो या W2 लिखो, बात एक ही। माइनस B2 इक्वल टू जीरो, जब इन दोनों को इक्वल रहेंगे, क्योंकि दोनों जीरो के इक्वल है, समेशन वाई आई हट जाएगा, W1 XI हट जाएगा, ये बचेगा बीटा माइनस W2 पर, करके देख सकते हो इक्वल, सेम सी बात है। B1 इक्वल टू B2 प्लस W2 अल्फा माइनस बीटा। एक चीज देखो, तुम क्वेश्चन में नोट करोगे, ध्यान से देखना, W1 अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, और W1 अल्फा और W2 अल्फा तो बराबर होंगे, क्योंकि W1 W2 तो बराबर है, तो इसको मैं W2 अल्फा को मैं W1 अल्फा बोल सकता हूँ, कि W1 और W2 बराबर है। ये नॉट इक्वल टू है। अगर ये इक्वल होता, W1 अल्फा और बीटा अगर इक्वल होता तो जीरो हो जाता, B1 इक्वल टू B2 होता। W1 अल्फा और बीटा जो है इक्वल नहीं है, मेंशन है क्वेश्चन में यार, W1 अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, इसका मतलब B1 नॉट इक्वल टू B2। ठीक है, तो स्लोप तो सेम रहेगा, पर इंटरसेप्ट सेम नहीं रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं भाई। ये वाला क्वेश्चन देखो, consider data set D1 ये है, suppose a subset of rows from D1 is duplicated to form a new data set D1 dash, how will the parameter W1 and B1 of the linear regression model change when fitted on the duplicate data set D1 dash? बताओ, मतलब डेटा सेट था अपने पास, जैसे मान लो ये डेटा सेट है, ये कुछ रोज है डेटा सेट के अपने पास, एक्स और वाई। अब मान लो यहाँ पे कुछ वैल्यू, यहाँ पे कुछ वैल्यू, यहाँ पे कुछ वैल्यू, यहाँ पे कुछ वैल्यू। अब तुम क्या करो, जैसे मान लो 1 2 3, ये 3 पॉइंट थे, मान लो 3 ही पॉइंट थे, तुमने क्या करा, ये एक जो थर्ड वाली रो है ना, एज इट इज उसको डुप्लीकेट करके यहाँ रख दिया वापस, थर्ड वाले रो को। तो अब पहले तो तुम क्या कर रहे हो, इस 1 2 3 तक यहीं तक फिट कर रहे हो, ठीक है, और फिर जब फिट कर रहे हो तो W1 X प्लस B1 आया, जब तुमने इसको डुप्लीकेट कर दिया तो नया मॉडल बनेगा, उसका कुछ W2X प्लस B2 मान लो, उसका क्या होगा, न्यू डेटा सेट D1 डैश का होगा W2X प्लस B2। तो इस W2 और W1 और B1 और B2 में क्या डिफर, मतलब क्या रिलेशन हो बताना है। क्वेश्चन समझ गए क्या? How will the parameter W1 and B1 of the linear regression model change when fitted on the duplicate data set? तो D1 डैश पे क्या है, W2X प्लस B2 ये फिट किया गया है, तो बताओ। देखो सीधा सा सोचो एक बात, कि मान लो तुम्हारे पास 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ये मान लो, एक पॉइंट ये मान लो, और एक पॉइंट ये मान लो, ठीक है? तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो इतना बड़ा स्पेस लेता ना हटाने में, चलो कोई बात नहीं। एक पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पे मान लेता हूँ। अब देखो, अपने को पता है ये लाइन यहाँ से आएगी, सीधी सी बात है, 3 डेटा पॉइंट है तो लाइन इस तरह आएगी, क्यों आएगी इस तरह, क्योंकि समेशन ऑफ EI उसको जीरो करना है, समेशन ऑफ EI जीरो करने के लिए मान लो ये 1 है, ये 1 है, एरर 1 है, तो ये कितना होना पड़ेगा 2, तभी तो ये बेस्ट लाइन होगी ना। जो बेस्ट लाइन होगी समेशन ऑफ EI इक्वल टू जीरो को एटलीस्ट सेटिस्फाई करेगी, तो ये अपनी बेस्ट लाइन। अब अपन क्या कर रहे हैं, अपने पास ये 3 डेटा पॉइंट है ना, ये जो 3 डेटा पॉइंट है अपने पास, ये और ये, अब ये जो थर्ड डेटा पॉइंट है ये वाला, इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, मतलब मैं यहीं पे एक डेटा पॉइंट थर्ड वाला और रख देता हूँ यहाँ पे। अगर मैंने इसके पीछे पीछे रख दिया, है ना, अगर पीछे रख दिया तो इस लाइन के देखो, इस लाइन के एक तरफ समेशन कितना हो गया एरर का, 2 + 2 4 हो गया, 4 हो गया ना, नीचे कितना है 2 है, तो इम्बेलेंस हो गया, समेशन ऑफ ये जीरो है, तो उसको, क्योंकि ऊपर 4 है तो 4 को कम करना है, और नीचे 2 है उसको बढ़ाना है ना, तो जैसे मान लो ऊपर समेशन 4 हो गया, नीचे कितना है 2 है, 4 को कम करके कुछ अपन 3 के आसपास लेके आएंगे, 2 को बढ़ा के अपन 3 के आसपास ले जाएंगे, और इसके आसपास वैल्यू बराबर होगी, इसका मतलब लाइन अपनी शिफ्ट होगी, लाइन इस तरह शिफ्ट होगी, ये वैल्यू थोड़ी बढ़ेगी और ये वैल्यू अपनी कम होगी, ठीक है, तो ये वैल्यू बढ़ के कुछ 3 हो गई, और ये कितना हो जाएगा, कुछ मान लो 2.2
2 हो गया और ये कितना हो जाएगा 0.8 हो गया, इस तरीके से। अब ये बराबर होगा, तो इसका मतलब लाइन जो है ना शिफ्ट करेगी तो उसका स्लोप भी बराबर नहीं होगा और इंटरसेप्ट भी बराबर नहीं होगा। हाँ, इस तरीके से तुम इंट्यूशन भी लगा सकते हो। बाकी तुम अगर इसमें ना इस तरह से अगर सोचना चाहो, अच्छा इसमें एक चीज और देख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर, एक तो अपन ने ये तरीका देखा ही, और एक चीज समझो, इसका जो लॉस फंक्शन होगा या जो कॉस्ट फंक्शन, लॉस फंक्शन है इसको कॉस्ट फंक्शन ही बोल देते हैं। क्या होता है, समय ई इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर। तो पहले क्या था, ई वन स्क्वायर प्लस, इसको मैं जे से लिख देता हूँ, कई बार तुम कॉस्ट फंक्शन लॉस फंक्शन जे से लिखोगे, ई से लिखोगे, एक ही बात है, प्लस ई थ्री स्क्वायर। अब है ना, इसके अंदर जो ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस ई थ्री स्क्वायर है, इसको मिनिमाइज किया, ऊपर ने ऑप्टिमल वैल्यू डब्ल्यू वन और बी वन निकाली। अब अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ जे डैश, मैं क्या कर रहा हूँ, ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर, ई थ्री स्क्वायर दो बार आएगा, तो 4 पॉइंट के लिए 2 ई थ्री स्क्वायर हो गया। तो ये देखो कॉस्ट फंक्शन चेंज हो गया। अगर तुम्हारा कॉस्ट फंक्शन चेंज होगा, तुम्हारे पैरामीटर भी चेंज हो गए, तो स्लोप भी इक्वल नहीं होगा और इंटरसेप्ट भी equal। समझ गए ना सेंस? अभी आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, देखो एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तो सेम ही क्वेश्चन है यार, सेम ही क्वेश्चन ऐड हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, जो मैंने अप्रोच बताई ना, एक बार वो ग्राफ वाली और एक बार ये मतलब डायग्राम बना के, और एक अप्रोच मैंने तुम्हें बताई कॉस्ट फंक्शन लेके, तो दोनों से ट्राई करो एक बार कैसे आ रहा है। कंसिडर डेटा सेट D1 है यूज्ड टू ट्रेन रिग्रेशन मॉडल वेयर W1 B1 आर द पैरामीटर। ठीक है, तो ये कुछ डेटा सेट था, इसके अंदर मान लो कि वही 3 पॉइंट मान लेते हैं अपन। अपनी जो लाइन है वो कुछ इस तरह की, अरे यार ये आएगी, समेशन ऑफ जीरो नहीं होगा ना। ठीक है, तो ये लाइन मान लो अपनी, ये अपनी लाइन आ गई। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया अपना। इसके लिए समेशन ऑफ ए जीरो है ना। तो अब जब अपन ने ये देखा कि यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इसके लिए मान लो ये अपनी ऑप्टिमल लाइन है, मान लो कैसी अपनी ऑप्टिमल लाइन है, तो ऑप्टिमल लाइन के लिए क्या होता है, ऑप्टिमल लाइन के लिए सारे पॉसिबल लाइंस में समेशन ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस ई थ्री स्क्वायर, मगर 3 डेटा पॉइंट तो उसकी मिनिमम वैल्यू इसके कोरोस्पोंडिंग है। अब अगर मैं कुछ भी डेटा पॉइंट हो तो मिनिमम वैल्यू डिस्टर्ब होगी, है ना, और सारी और पॉसिबल लाइन आएंगी जिसमें मिनिमम अपने देखनी पड़ेगी। अब इसमें क्या है कि जो 10 न्यू डेटा पॉइंट्स है ना, आर एडेड टू द डेटा सेट एंड दीस पॉइंट्स लाई एग्जैक्टली ऑन द लाइन, ये ऑप्टिमल लाइन के ऊपर ही लाई करते हैं, यहाँ पे इस लाइन के ऊपर। तो मुझे एक बात बताओ यार, जो कॉस्ट फंक्शन की अपनी वैल्यू आ रही थी, जो कॉस्ट फंक्शन की अपनी वैल्यू पहले आ रही थी, मान लो मिनिमम कुछ 10 आ रही थी, जब अपन ने न्यू डेटा पॉइंट ऐड करे, वो मिनिमम वैल्यू है, वो मिनिमम वैल्यू है। जब अपन ने न्यू डेटा पॉइंट ऐड करे, ऑब्वियसली अपन इसके अलावा अगर कोई भी लाइन लेंगे तो 10 से ज्यादा ही आएगी, है ना, समझ रहे हो बात? इसी लाइन के ऊपर 10 रहेगी, है ना, इसका मतलब ये लाइन चेंज नहीं होगी। समझ रहे हो बात? एक चीज तुम ऐसे भी समझो, दूसरा तरीका इसका ये भी देखो कि जब मैं ये कर रहा हूँ, जब मैं कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मान लो 1 है, यहाँ पे 1 है ना, और यहाँ पे ऑप्टिमल में 2 है, इनकी वजह से डिफरेंस क्या आया, अरे जीरो आया, एरर जीरो आया। ठीक है ना, तो लाइन को शिफ्ट होने की जरूरत ही नहीं है, लाइन को शिफ्ट होने की जरूरत ही नहीं। समझ रहे हो? सेंस समझ रहे हो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर 3 पॉइंट को लेते हुए अपन एक ऑप्टिमल लाइन ला रहे हैं जिसमें ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस ई थ्री स्क्वायर की वैल्यू 10 है, अब अगर उसी लाइन के ऊपर अगर अपन पॉइंट को ऐड कर दें तो अपने को ऑप्टिमल जो लाइन ना, ये जो लाइन है, क्योंकि 10 से कम तो हो ही नहीं सकती, अपन ला चुके हैं, इसके अलावा अगर कोई भी लाइन लेंगे तो 10 से ज्यादा ही होगी, इसलिए यही ऑप्टिमल लाइन होगी। समझ रहे हो बात? तो इसलिए W1 और W2 बराबर होंगे, B1 और B2 बराबर होंगे। इसको तुम एक ऐसे भी समझ सकते हो, जब तुमने मिनिमम वैल्यू निकाली, मतलब वही बात होगी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस ई थ्री स्क्वायर ऑप्टिमल लाइन है। अगर इसी के ऊपर ऐड करोगे तुम, प्लस इसी के ऊपर ऐड कर रहे हो तुम, तो एरर हो गया तुम्हारा जीरो 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 ना। तो अगर तुम इसको ही ऑप्टिमाइज करो और इसको ऑप्टिमाइज करो, दोनों में आंसर सेम ही आएगा, कि तुम्हारा कॉस्ट फंक्शन सेम ही बन रहा है। समझ रहे हो ना बात? क्योंकि ये मान लो अगर तुम्हारी ऑप्टिमल लाइन कोरस्पॉन्डिंग जे है, तो वही आ गया, सेम ही आ गया, 10 10, जैसे मैंने बताई 10 10 वाली कहानी। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो यार। You run linear regression on dataset D1 and 100 points and get the equation W1x plus B1. Now you update. Now you duplicate each data point in D1, effectively creating dataset D2 200 points. अच्छा, हर पॉइंट को डुप्लीकेट करना है एंड रीट्रेन द मॉडल। आफ्टर ट्रेनिंग यू गेट द न्यू इक्वेशन W2x plus B2, which of the following statements are correct? ये बताओ। मतलब मान लो कि अगर मान लो 100 की जगह मैं 3 पॉइंट मान लेता हूँ। ठीक है, क्या हो रहा है भाई? 1 है, 1 है और ये 2 है। ठीक है,
अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों पॉइंट को डुप्लीकेट कर रहा हूँ, मतलब एक पॉइंट मैंने यहीं पे ऐड कर दिया, अरे यार 1 सेकंड, एक पॉइंट मैंने यहीं पे ऐड कर दिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे ऐड। तो अब भी समेशन ऑफ ei इक्वल टू 0 है। क्या इस लाइन को चेंज होने की जरूरत है? क्या इस लाइन को चेंज होने की जरूरत है? नहीं है। अरे बताओ यार, क्या इस लाइन को चेंज होने की जरूरत है? नहीं है। है ना? तो ऑब्वियसली W1 और W2 B1 और B2 सेम रहेंगे। इसको तुम एक ऐसे भी समझ सकते हो कि लॉस फंक्शन पहले क्या आ रहा था? E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस E3 स्क्वायर। जब तुम कॉस्ट फंक्शन, क्योंकि तुम ये 3 पॉइंट पूरे पूरे डुप्लीकेट कर दोगे ना, तो क्या आएगा बताओ? E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 3 पॉइंट और ऐड हो गए, है ना? 3 पॉइंट और हो गए, E4 स्क्वायर प्लस E5 स्क्वायर प्लस E6 स्क्वायर। पर ये तीनों पॉइंट सेम ही है, ये वाले ही। इसका मतलब ये जो 4 है वो क्या है? 1 है, 5 है वो 2 है, E6 क्या है बताओ? 3 है। इसको हम क्या लिख सकता हूँ? 2 ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस E3 स्क्वायर। अब देखो सेम ही तो कॉस्ट फंक्शन है, कांस्टेंट से तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, सेम ही ऑप्टिमल पैरामीटर आएंगे। W1 इक्वल टू W2 और P1 इक्वल टू P2। ठीक है, तो समझ गए ना? इस तरह के क्वेश्चन आए तब तुम्हें दो तरीके से सोच सकते हो, एक कॉस्ट फंक्शन को देख सकते हो और दूसरा इससे लाइन शिफ्ट होगा या नहीं होगा उससे देख सकते हो कि पैरामीटर तुम्हारे चेंज हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ठीक है ना? इसमें लाइन को शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना यहाँ पे, क्योंकि वहीं पे है पॉइंट। इसी तरीके से क्या यहाँ पे लाइन को शिफ्ट करने की जरूरत है क्या लास्ट क्वेश्चन के अंदर? लाइन को शिफ्ट करने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट यहीं पे आ गए, तो इस लाइन को डेविएशन कुछ है ही नहीं ना, उसको किसी को सेटिस्फाई नहीं करना भाई तुम्हें, है ना? समेशन ऑफ ei लाइन के ऊपर के जो एरर है उसका सम और नीचे का सम, पहले क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, और अगर पहले ही 0 आ रहा है ना, इसके ऊपर रखते 0, तो फिर इसको डेविएट करने की जरूरत नहीं है, है ना? चेंज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल आई थिंक। सफिशिएंट क्वेश्चंस अपन ने कर लिए हैं अभी अपनी। ठीक है, तो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।